हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टार्ट विद सरफेस केमिस्ट्री। ओके, सो सरफेस केमिस्ट्री में सबसे पहले हमने करना है एड्जॉर्प्शन, एड्जॉर्बेंट, एड्जॉर्बेट क्या क्या होता है। ओके, वैसे आपने सारा कुछ पढ़ा भी होगा बट थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो सरफेस केमिस्ट्री में आपके पास आ जाता है एड्जॉर्प्शन। क्या एड्जॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट इज एड्जॉर्प्शन? व्हाट डू यू मीन बाय एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन क्या होता है? एड्जॉर्प्शन वैसे तो सरफेस केमिस्ट्री ही क्या है? सरफेस केमिस्ट्री क्या है? ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द सरफेस फिनोमिना। ओके, जो सरफेस फिनोमेना के साथ डील करती है उस केमिस्ट्री को हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। अब सेकंड टर्म आ जाती है आपके पास एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? यस, अगर हम एड्जॉर्प्शन की बात करें तो आपके पास एड्जॉर्प्शन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एड्जॉर्प्शन? एड्जॉर्प्शन क्या है कि किसी भी चीज़ का, किसी भी सॉलिड का, अगर सपोज आप सॉलिड की बात कर रहे हो, उसका क्या है, सरफेस के ऊपर अटैच होना, रैदर देन इन द बल्क, सरफेस के ऊपर अटैच होना, उसको आप बोल देते हो एड्जॉर्प्शन। ओके, जो तो बल्क में चला जाए उसको हम क्या बोलते हैं? अब्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या होता है? ये बल्क फिनोमिना है। बल्क फिनोमिना नहीं है, ये एक सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पे किसी चीज़ का अटैच होना। ओके, फॉर एग्जाम्पल गैसेस मॉलिक्यूल्स किसी सॉलिड के सरफेस पे आके लग जाते हैं, वो क्या है? एक एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है। ओके, सो एड्जॉर्प्शन क्या है? द फिनोमिना, एड्जॉर्प्शन को आप बोल सकते हो द फिनोमिना ऑफ attaching the molecules on the surface rather than in the bulk. Okay, rather than in the bulk. So जो आपके पास एड्जॉर्प्शन है वो क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। सरफेस पे आपके गैसेस मॉलिक्यूल या फिर जो भी चीज़ को आप एड्जॉर्ब करवा रहे हो वो आपके सरफेस पे लग जाएगा। ओके, सो जो तो चीज़ हम सरफेस पे लगती है, जो तो चीज़ सरफेस पे लगती है उसको तो हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ओके, एड्जॉर्बेट क्या होता है? एड्जॉर्बेट। एंड एक आपके पास टर्म होती है एड्जॉर्बेंट। एक होता है एड्जॉर्बेट एंड एक होता है एड्जॉर्बेंट। ओके, एड्जॉर्बेट क्या होता है? द स्पीसीज दैट अंडरगोज एड्जॉर्प्शन। जो स्पीसीज जाके अटैच होती है सरफेस पे उस स्पीसीज को हम बोलते हैं एड्जॉर्बेट। ओके, सो आप एड्जॉर्बेट को लिख सकते हो द स्पीसीज दैट गेट एड्जॉर्ब्ड और अटैच्ड ऑन द सरफेस, उसको तो हम क्या बोलते हैं? एड्जॉर्बेट। एंड एड्जॉर्बेंट क्या होता है? जो स्पीसीज, जिस स्पीसीज ने एड्जॉर्ब किया है, जिस स्पीसीज ने एड्जॉर्बेट को एड्जॉर्ब किया है, जिसके ऊपर एड्जॉर्प्शन हो रही है, उसको हम बोलते हैं एड्जॉर्बेंट। ओके, सो आप इसको क्या लिख सकते हो? द स्पीसीज ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ऑन विच एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस। ओके, सो आपको एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट के बारे में पता चलेगा। अब देखो, जो एड्जॉर्बेंट है ना वो या तो सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड हो सकता है। एड्जॉर्बेंट गैसियस स्पीसीज नहीं हो सकती बिकॉज गैसियस स्पीसीज का कोई सरफेस नहीं होता। एड्जॉर्बेंट ने क्या करना है? किसी भी स्पीसीज को एड्जॉर्ब करवाना है। ओके, मीन्स उसका सरफेस होना चाहिए कुछ ना कुछ, जिस चीज़ का सरफेस होगा ऑब्वियसली उसी सरफेस पे तो एड्जॉर्बेट जाके एड्जॉर्ब होगा। ओके, सो आपका गैसेस मॉलिक्यूल्स का कोई भी सरफेस नहीं होता, सो एड्जॉर्बेंट है। एड्जॉर्बेंट सिर्फ और सिर्फ सॉलिड एंड लिक्विड ही हो सकते हैं, बट जो एड्जॉर्बेट है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं। सो आप लिख सकते हो एड्जॉर्बेट आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस कुछ भी हो सकता है, बट जो एड्जॉर्बेंट है वो या तो सॉलिड होगा या फिर लिक्विड होगा। ओके, वो गैस नहीं हो सकता एड्जॉर्बेंट बिकॉज गैसेस मॉलिक्यूल्स का कोई भी सरफेस नहीं होता। ओके, सो ये हमारे पास तीन छोटी छोटी सी टर्म्स थी। एड्जॉर्प्शन क्या होता है, एड्जॉर्बेट क्या होता है एंड एड्जॉर्बेंट क्या होता है। ओके, जो एड्जॉर्बेट है, यस, जो हम बाद में करेंगे कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन। अब सेकंड बात हमारे पास आती है कि जो एड्जॉर्बेट है एंड एड्जॉर्बेंट है एंड हमारे पास एड्जॉर्प्शन है। एड्जॉर्प्शन भी आपके पास टू टाइप्स की होती है, एक होती है फिजिकल एड्जॉर्प्शन, एक होती है केमिकल एड्जॉर्प्शन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है उसको हम फिजिसॉर्प्शन भी बोल देते हैं एंड जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है उसको हम केमिसॉर्प्शन भी बोल देते हैं। ओके, सो जो फिजिकल एंड केमिकल एड्जॉर्प्शन में मेन डिफरेंस क्या है कि जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में जो एड्जॉर्बेट अटैच होता है, जो एड्जॉर्बेट एड्जॉर्ब हो रहा है एड्जॉर्बेंट के ऊपर, उसमें कोई भी बॉन्ड नहीं बनता। इन दोनों में कोई भी बॉन्ड नहीं बनता एड्जॉर्बेट एंड एड्जॉर्बेंट में। सिंपली क्या होती है, आपके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती हैं।
ओके कोई भी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है किसमें एड्सॉर्बेंट में एंड एड्सॉर्बेंट में। बट इन केस ऑफ केमिजॉर्प्शन या फिर आप बोल सकते हो केमिकल एड्सॉर्प्शन, आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन होती है किसके बीच में, एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट के बीच में। ओके इन केमिजॉर्प्शन देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड इन बिटवीन द एड्सॉर्बेट एंड एड्सॉर्बेंट। ओके सो अब देखो, अगर हम टेम्परेचर का इफेक्ट देखें, पहले हम थर्मोडायनामिक्स देख लेते हैं किसका, एड्सॉर्प्शन का, फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन का। थर्मोडायनामिक्स को देखने से पहले कि ये एड्सॉर्प्शन है ये होता क्यों है, पहली बात तो कि ये एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस सरफेस पे होती ही क्यों होती है, आप खुद सोच के देखो। सरफेस पे ऐसा क्या है कि जो एड्सॉर्प्शन है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी चीज़ जो एड्सॉर्ब हो रही है वो क्यों एड्सॉर्ब हो रही है। जैसे देखो, अगर आप लिक्विड्स की बात करो, जैसे हमने कोई भी लिक्विड ले लिया बीकर में, ओके सपोज ये आपने कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, ये क्यों हो रही है प्रोसेस। अब यहाँ पे क्या होता है कि सरफेस के ऊपर, सपोज ये आपके पास सरफेस है, सरफेस के ऊपर जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज ये वाला एक मॉलिक्यूल ले लिया हमने, ये जो लिक्विड का मॉलिक्यूल है सरफेस के ऊपर, उस पर इक्विवेलेंट फोर्सेस नहीं लग रही, चारों तरफ से इक्विवेलेंट फोर्सेस नहीं लग रही, अलग अलग फोर्सेस हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटर में कोई भी देखें मॉलिक्यूल, लिक्विड मॉलिक्यूल, तो उसके इधर साइड भी फोर्स है, इधर साइड भी, 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 इधर साइड भी। ओके चारों साइड्स क्या है, फोर्सेस लग रही हैं, इक्विवेलेंट है। ओके बट यहाँ पे हमारे पास सरफेस पे क्या होता है, जो डाउनवर्ड फोर्सेस है वो तो है, डाउनवर्ड फोर्सेस तो है मॉलिक्यूल्स के, बट ये जो अपवर्ड फोर्सेस हैं ये नहीं है। ओके मीन्स आपके पास जो मॉलिक्यूल है वहाँ पे जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उस पे इक्विवेलेंट फोर्सेस नहीं है। ओके या फिर आप बोल सकते हो कि जो आपके पास इस पे है, सरफेस पे मॉलिक्यूल है, वहाँ पे क्या है, रेजिडुअल फोर्सेस हैं, कि मतलब फोर्सेस चारों साइड से इक्वल नहीं है। ओके सो इसीलिए इस फिनोमिना को हम बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, फोर्सेस को इक्विवेलेंट करने के लिए आपके पास क्या होता है, बाहर से मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, बाहर से मॉलिक्यूल्स आके सरफेस पे अटैच हो जाते हैं, और इसको हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन ऑन लिक्विड सरफेस, एड्सॉर्प्शन ऑन लिक्विड सरफेस। अब बात आ जाती है हमारे पास कि सॉलिड्स पे क्यों होती है एड्सॉर्प्शन, सॉलिड्स पे क्यों होती है। सॉलिड्स में देखो, सपोज आपके पास कोई भी सॉलिड है, ये कोई भी सॉलिड का नेटवर्क है। ओके सो किसी ना किसी टाइम पे जाके आप कितना मर्जी बड़ा ये बना लो, नेटवर्क बना लो, किसी ना किसी टाइम पे जाके जो आपके पास सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स होंगे, सरफेस वाले एटम्स होंगे, ओके जो सरफेस वाले एटम्स होंगे वहाँ पे जो आपके पास फोर्सेस हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होंगी, मीन्स उनकी जो वैलेंसी है वो कंप्लीट नहीं होगी, अनसेटिस्फैक्ट्री वैलेंसी होगी, वो वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, सपोज ए एटम है, वो 4 बॉन्ड्स बनाना चाह रहा है, बट जो सरफेस पे एटम होगा उसके तो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड्स ही बनेंगे, एक जो ऊपर बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बन रहा, एक जो ऊपर बॉन्ड बनना चाहिए वो नहीं बन रहा। सो इसका मीनिंग क्या है कि सॉलिड्स के केस में एड्सॉर्प्शन का रीज़न क्या है, अनसेटिस्फैक्ट्री वैलेंसीज, unsatisfactory valencies shown by the atoms on the surface, shown by the molecules on the surface। ओके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई नहीं है, मीन्स अनसेटिस्फैक्ट्री वैलेंसी है। सो इसीलिए सॉलिड्स के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है। ओके सो ये था सॉलिड्स के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन, एंड ये था लिक्विड्स के सरफेस पे एड्सॉर्प्शन। दोनों का रीज़न हमने देख लिया। ओके अब हम देख रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या है। थर्मोडायनामिक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन का मीनिंग आपने देखना है कि एड्सॉर्प्शन के दौरान डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। ओके जो आपके पास एड्सॉर्प्शन की प्रोसेस है, आप ऐसा तो नहीं कि किसी भी एड्सॉर्बेंट पे ज़बरदस्ती उसको अटैच करवा रहे हो, ज़बरदस्ती उसको एड्सॉर्ब करवा रहे हो। ये जो फिनोमिना है, ये जो एड्सॉर्प्शन है, ये क्या एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके जो एड्सॉर्प्शन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ओके अगर स्पॉन्टेनियस है इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा जी नेगेटिव है। कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, जब डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो। सो मीन्स एड्सॉर्प्शन के लिए डेल्टा जी क्या है आपके पास, नेगेटिव है। अब देखो जो डेल्टा एस है, एंट्रोपी चेंज है, वो नेगेटिव है कि पॉजिटिव। अब देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं, जब गैसेस मॉलिक्यूल्स सॉलिड के सरफेस के ऊपर आके अटैच हो गए तो ऑब्वियसली उनकी रैंडमनेस क्या होगी, कम होगी, रैंडमनेस कम होगी, या फिर आप बोल सकते हो मोर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट बन गया मॉलिक्यूल्स का, मोर ऑर्डर्ड बन गया। पहले क्या था, कम ऑर्डर था, अब मोर ऑर्डर बन गया। या फिर आप बोल सकते हो रैंडमनेस डिक्रीज होगी। रैंडमनेस क्यों डिक्रीज हुई, क्योंकि पहले तो आपके गैसेस मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में थे, बट अब सरफेस पे आके अटैच हो गए, उनमें कोई भी मोशन नहीं हो रहा अब। ओके अब तो वो जाके सरफेस के ऊपर जाके अटैच हो गए ना। सो आपके पास जो डेल्टा एस की वैल्यू है, रैंडमनेस क्या है, डिक्रीज हो रही है, मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू कम हो रही है।
मीन्स डिसऑर्डर से मोर ऑर्डर की तरफ आप जा रहे हो। ओके, सो मीन्स डेल्टा एस भी क्या है आपके पास, नेगेटिव है। डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा जी भी नेगेटिव है। अगर आप डेल्टा एच की बात करो, डेल्टा जी किसके इक्वल होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब देखो डेल्टा एस तो आपके पास नेगेटिव हो गया, ये तो हमने देख लिया कि डेल्टा एस तो क्या है, नेगेटिव है। डेल्टा एस नेगेटिव हो गया। ओके, अगर डेल्टा एस नेगेटिव है, डेल्टा जी को हमने रखना नेगेटिव है क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अगर ये नेगेटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। सो इसका मीनिंग क्या है कि डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा, डेल्टा एच को नेगेटिव होना पड़ेगा एंड टी डेल्टा एस से ज़्यादा होना पड़ेगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा एच को पहली बात तो नेगेटिव होना पड़ेगा, उसके साथ साथ नेगेटिव के साथ साथ टी डेल्टा एस से वैल्यू ज़्यादा होनी पड़ेगी, तभी तो डेल्टा जी नेगेटिव बनेगा ना, क्योंकि ये वाली टर्म तो पॉजिटिव बन गई अब। ओके, सो डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव एंड शुड बी मोर नेगेटिव देन टी डेल्टा एस। सो आप लिख सकते हो जो डेल्टा एच का मैग्नीट्यूड है वो शुड बी ग्रेटर देन टी डेल्टा एस का मैग्नीट्यूड, क्योंकि तभी डेल्टा जी नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एच शुड बी नेगेटिव। सो एड्सॉर्प्शन के केस में डेल्टा जी भी नेगेटिव होता है, डेल्टा एच भी नेगेटिव होता है एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है। प्लीज़ ध्यान से मैं रिपीट कर रही हूँ, डेल्टा जी नेगेटिव क्यों है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना इज स्पॉन्टेनियस, सो डेल्टा जी क्या है, नेगेटिव। डेल्टा एस नेगेटिव क्यों है, क्योंकि आप डिसऑर्डर अरेंजमेंट से मोर ऑर्डर अरेंजमेंट की तरफ जा रहे हो, या फिर आप बोल सकते हो रैंडमनेस डिक्रीज हो रही है मॉलिक्यूल्स की, मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, मीन्स डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है। अगर डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है सो मीन्स ये वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी ना, क्योंकि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। सो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये वाली टर्म पॉजिटिव होगी। अब डेल्टा जी को हमने नेगेटिव ही रखना है। डेल्टा जी नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होगी एंड टी डेल्टा एस से ज़्यादा होगी। ओके, सो यहाँ से हमें क्या पता चला, डेल्टा जी नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा एंड डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। ओके, नेक्स्ट देखो, अगर हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखें, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फिजिकल एड्सॉर्प्शन एज वेल एज ऑन केमिकल एड्सॉर्प्शन। पहले हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात करते हैं। फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देख रहे हो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्सॉर्प्शन। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो आपके पास क्या होगा, फिजिकल एड्सॉर्प्शन में सपोज आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हो एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में एंड टेम्परेचर में। सिमिलरली आप केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए भी प्लॉट कर लो, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या होगा, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग होता है, वो मैं अभी बता रही हूँ आपको दोनों के लिए अलग अलग क्यों होता है, एक्सटेंट एंड टेम्परेचर। ओके, सो अब देखो अगर हम फिजिकल एड्सॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे भी अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, ली चैटलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो आपके पास यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, मीन्स एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है। सो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है। अकॉर्डिंग टू ली चैटलर प्रिंसिपल भी आप बता सकते हो कि विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ओके, ली चैटलर के बेसिस पे भी आप बता सकते हो, बट अगर आप वैसे ही रीजनिंग के बेसिस पे देखना चाहो तो देखो, जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ होगा क्या, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो थर्मल एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब थर्मल एनर्जी इंक्रीज होगी, थर्मल एनर्जी इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो सरफेस पे अटैच होने हैं मॉलिक्यूल्स वो वहाँ पे नहीं होंगे, क्योंकि उनमें जो अट्रैक्शंस होनी है सरफेस के मॉलिक्यूल्स की, जो आपके सरफेस के जो आपके पास गैसेस मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होनी है सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ, वो अब ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपके पास जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा होगी। थर्मल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से वो उनका जो रैंडम मोशन है वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर वो वहाँ पे जाके लगेंगे भी, वहाँ पे जाके अटैच भी हो जाएंगे, तो वहाँ से क्या हो जाएंगे, डिसॉर्प्शन हो जाएगी। डिसॉर्प्शन का मीनिंग है कि वो वहाँ से डिटैच हो जाएंगे, अटैच तो पहले हो गए, फिर वहाँ से डिटैच हो जाएंगे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। ओके, सो एड्सॉर्प्शन के साथ साथ क्या फेवर होगा, तब डिसॉर्प्शन प्रोसेस फेवर होगा, मीन्स बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन फेवर हो जाएगी, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो फिजिकल एड्सॉर्प्शन का एक्सटेंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो जो इसका प्लॉट बनता है वो कुछ ऐसे बनता है। ओके, सो विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस। ओके, या फिर रेट ऑफ फिजिकल एड्सॉर्प्शन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये जो हम आज का टॉपिक कर रहे हैं ना, इसमें से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ही बनेंगे। ओके, सो मैं बाद में क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगी, क्योंकि इसमें से सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल ही बनेंगे। जितना मैं करवा रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है, आप इसी को ही रिवाइज करते रहो, याद करते रहो।
ओके, सो इसमें से क्वेश्चंस करने का लास्ट में कोई फायदा नहीं है। मैं एक क्वेश्चन लिखूंगी, हम भी बताओ कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपके एक्सटेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, एब्जॉर्प्शन के एक्सटेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसका कोई मीनिंग है? क्योंकि मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ जो एक्सटेंट ऑफ फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज होता है। अब बात आ गई केमिकल एब्जॉर्प्शन की। केमिकल एब्जॉर्प्शन में हमने देखा केमिकल एब्जॉर्प्शन में होता क्या है कि उसमें गैसेस मॉलिक्यूल्स के एंड जो सरफेस है आपका, जो भी आपने एड्जॉर्बेंट लिया हुआ है एंड एड्जॉर्बेट लिया हुआ है, उन दोनों में क्या है, केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होनी है। अब केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने के लिए आपके पास जो एड्जॉर्बेट मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ ना कुछ मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए। ओके, एक्टिवेशन एनर्जी उनकी मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी को पार होनी चाहिए वो। ओके, सो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन में, पहले तो एक्सटेंट इंक्रीज होगा क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, जिसकी वजह से वो केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाते। ओके, पहले तो क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे केमिकल एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज करेगा क्योंकि बॉन्ड नहीं बनना है। बॉन्ड को बनने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी होनी जरूरी है। ओके, सो एक्टिवेशन एनर्जी तभी होगी अगर हम बाहर से कुछ ना कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, सो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। पहले केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है, रेट है, वो इंक्रीज करेगा टेम्परेचर को इंक्रीज करने के साथ। वो मैंने बता दिया क्यों, क्योंकि कुछ मॉलिक्यूल्स के पास उतनी एनर्जी होती नहीं है जितनी चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ उनको उतनी एनर्जी मिल जाएगी, सो इसीलिए वो मॉलिक्यूल्स भी जाके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज करते ही जाएंगे, फिर वही केस आ जाएगा जैसा हमने फिजिकल एब्जॉर्प्शन में किया कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो एक्सटेंट है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि डिसॉर्प्शन होने लगेगी। इसमें भी डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होता है, डेल्टा एच तो यहाँ पे भी नेगेटिव ही होता है। सो होना तो क्या ही चाहिए कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आपके पास एक्सटेंट है वो तो डिक्रीज होना ही चाहिए। बट स्टार्टिंग में ये इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि बॉन्ड ने बनना है, मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वो एक्टिवेशन एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? हम बाहर से टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। ओके, सो आफ्टर दैट, आफ्टर पर्टिकुलर टेम्परेचर आपके पास क्या होता है, जो एक्सटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। ओके, सो आपको फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन में इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का समझ में आ गया ना। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो एक्सटेंट क्या है, हमेशा ही डिक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बट केमिकल एब्जॉर्प्शन में जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे ही एक्सटेंट पहले तो इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास, ये हम फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट फैक्टर एड्जॉर्बेट कैसा होना चाहिए, एड्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए। यस, अगर आप एड्जॉर्बेंट की बात करो, एड्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए? एड्जॉर्बेंट क्या है? जिसने एड्जॉर्ब करना है अपने सरफेस के ऊपर। सो एड्जॉर्बेंट कैसा होना चाहिए? जिस एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा वही ज़्यादा एड्जॉर्ब करेगा। अब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब क्यों करेगा? या जैसे देखो, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ उतनी ही उसके ऊपर जो अनसेटिस्फैक्ट्री वैलेंसीज है वो ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा अनसेटिस्फैक्ट्री वैलेंसीज होंगी मीन्स उसको उतनी ही ज़्यादा जरूरत है किसकी? मॉलिक्यूल्स की, ताकि वो जाके उसके ऊपर अटैच हो जाएं। ओके, सो इसका मीनिंग क्या है कि एब्जॉर्बेंट वही ज़्यादा अच्छा होगा जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो क्या है? एक्टिवेटेड चारकोल। यस, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिवेटेड चारकोल? एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है? एक्टिवेटेड चारकोल मीनिंग क्या है कि हम चारकोल को हीट करते हैं इन वैक्यूम। चारकोल को अगर आप हाई टेम्परेचर पे हीट करोगे इन वैक्यूम या फिर कोई भी इनर्ट गैस की प्रेजेंस में, तब जो आपके पास थोड़े टाइम के लिए आप हीट करोगे 300 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस तक अगर आप हीट करते हो चारकोल को, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एक्टिवेटेड फॉर्म में। मीन्स अब आप उसको यूज़ कर सकते हो फॉर द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसमें क्या होगा, हीट करने से क्या होगा कि जो उसने थोड़ी बहुत गैसेस पहले एब्जॉर्ब की हुई हैं वो डिजॉल्व कर जाएंगी, वो रिमूव हो जाएंगी गैसेस। ओके, सो इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है, कैसे बनाया जाता है? चारकोल को हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। ओके, हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं इन वैक्यूम या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सम इनर्ट गैस। ओके, सो इसकी जो एब्जॉर्बेंट की मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल। ओके, सो एब्जॉर्बेंट का हमने देख लिया। एब्जॉर्बेट, अब आगे बात है एब्जॉर्बेट की। वो वाली गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वो वाली गैसेस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है वो वाली गैसेस ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होती हैं। मीन्स वो एब्जॉर्बेट अच्छी हैं। ओके, सो आप इसको लिख सकते हो एब्जॉर्बेट का, या फिर आप क्रिटिकल टेम्परेचर का इफेक्ट देख सकते हो। विद इंक्रीज इन क्रिटिकल टेम्परेचर
ये दोनों आप ना इफेक्ट प्लीज ध्यान से समझना, क्योंकि क्रिटिकल टेम्परेचर का एंड ऑर्डिनरी टेम्परेचर का जो इफेक्ट है ना बिल्कुल अपोजिंग है, बिल्कुल अपोजिंग है। क्योंकि जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जैसे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट डिफरेंट क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब होगी एब्जॉर्बेंट पे। ओके, सो जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, विद इंक्रीज इन क्रिटिकल टेम्परेचर एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। ओके, जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, एब्जॉर्प्शन का एक्सटेंट इंक्रीज होगा, एब्जॉर्प्शन का रेट इंक्रीज होगा। बट ऑर्डिनरी टेम्परेचर क्या था, जैसे हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो एक्सटेंट है फिजिकल एब्जॉर्प्शन का वो डिक्रीज हो रहा है। सो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर के बाद गैस ने लिक्विफाई नहीं होना, जिस टेम्परेचर के बाद गैस ने लिक्विफाई नहीं होना, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं कि क्या टेम्परेचर बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। ओके, सो क्रिटिकल टेम्परेचर का आपको इफेक्ट पता होना चाहिए कि क्रिटिकल टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होता है, हम गैस टू गैस डिफर करते हैं। ओके, सो जैसे जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो गैस ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्ब होगी। ओके, सो ये था आपके पास एब्जॉर्बेंट का इफेक्ट, एब्जॉर्बेट का इफेक्ट, एंड आपके पास था टेम्परेचर का इफेक्ट। अगर आपने प्रेशर का इफेक्ट देखना है, यस, प्रेशर का इफेक्ट अगर आप देखो कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यस, अब आप ही बताओ कि प्रेशर को इंक्रीज करने के साथ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, गैसेस मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रेशर इंक्रीज करने के साथ वो ज़्यादा अटैच होंगे सरफेस पे, मीन्स जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा हो जाएगी। या फिर आप इसको ली चैडलर प्रिंसिपल के बेसिस पे ही बोल सकते हो। ली चैडलर प्रिंसिपल के बेसिस पे कैसे बोल सकते हो, पहले तो आपके पास क्या है, गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, गैसेस मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं, बट आपको बाद में क्या है वो अटैच होते जा रहे हैं सरफेस पे, मीन्स गैसेस मॉलिक्यूल्स कम होते जा रहे हैं। सो जितने ज़्यादा आप प्रेशर लगाओगे, जितना ज़्यादा आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, उतना ही ज़्यादा वो वहाँ पे जाएगा। क्योंकि ली चैडलर प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो भी हम चेंज कर रहे हैं वो चेंज क्या होना चाहिए, मीन्स वो चेंज रिमूव होना चाहिए उस प्रोसेस में। सो जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, मैक्सिमम गैसेस मॉलिक्यूल्स उसके सरफेस पे अटैच हो जाएंगे। सो मीन्स जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करोगे जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज हो जाएगी। ओके, विद इंक्रीज इन प्रेशर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस, विद इंक्रीज इन प्रेशर एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस। अब देखो, जो प्रेशर आप इंक्रीज करते ही जा रहे हो, क्या एब्जॉर्प्शन हमेशा ही इंक्रीज होती जाएगी? नहीं। इसका मतलब कि कुछ टाइम तक एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी, बट उसके बाद एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होनी बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों? जैसे देखो, आपके पास कोई भी सरफेस है, सपोज ये एक सरफेस है, इसके ऊपर गैसेस मॉलिक्यूल्स ने अटैच होने, अब देखो इस सरफेस के ऊपर कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ वेकेंट साइट्स हैं, यहाँ पे हमारे गैसेस मॉलिक्यूल्स क्या है, अटैच हो सकते हैं। अब हमने इतना प्रेशर इंक्रीज कर दिया कि सारी के सारी जो वेकेंट साइट्स हैं वो ऑक्यूपाई होगी। अब हमने प्रेशर इंक्रीज करके सारी की सारी वेकेंट साइट्स को ऑक्यूपाई करवा दिया। अब आप फिर बाहर से कितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, वेकेंट साइट्स तो ऑलरेडी ऑक्यूपाई होगी, तो ऑब्वियसली एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? एक बार पूरी की पूरी वेकेंट साइट्स ऑक्यूपाई होगी, उसके बाद आपके पास कैसे होगा एब्जॉर्प्शन? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ही तो वेकेंट साइट्स पे होना है, जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं वो तो वेकेंट साइट्स पे ही अटैच होंगे ना। सो वेकेंट साइट्स तो खत्म होगी, अब एब्जॉर्प्शन कहाँ से होगा? सो मीन्स पहले तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, यहाँ पे अगर हम एक्सटेंट लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रेशर लिखते हैं, पहले तो क्या होगा, आपको दिखेगा कि जैसे हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है। मीन स्टार्टिंग में तो आपको लगेगा कि एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रहा है, लीनियरली इंक्रीज हो रहा है जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, बट आफ्टर सम टाइम आपको क्या लगेगा कि जो एक्सटेंट है वो कांस्टेंट हो गया है, उस पर कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ रहा जैसे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। वो क्यों नहीं पड़ रहा? क्योंकि सारा का सारा सरफेस ही ऑक्यूपाई हो गया, सारी की सारी वेकेंट साइट्स ही ऑक्यूपाई हो गई हैं। सो अब क्या फ़र्क पड़ेगा, आप चाहे जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करते जाओ, अब एक्सटेंट पे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। ओके, सो ये था आपके पास इफेक्ट ऑफ प्रेशर। विद इंक्रीज इन प्रेशर जो एब्जॉर्प्शन है वो इंक्रीज होती है। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आता है फ्रीडलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? यस, आइसोथर्म क्या होता है? आइसोथर्म, यस, व्हाट इज आइसोथर्म? आइसोथर्म क्या होता है आपके पास? इफेक्ट ऑफ आइसोथर्म क्या होता है? अगर आप एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देख रहे हो विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आइसोथर्म का मीनिंग क्या है? आइसोथर्मल मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्म का मीनिंग क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, ये जो आपने ये बनाई है ना, ये कर्व बनाई है, यस मैं दोबारा बना देती हूँ, एक्सटेंट और प्रेशर के बीच में ये जो कर्व बनाई है ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर बनाई है। एक ही टेम्परेचर पे आपने अगर कर्व बनाई है तो ये कर्व बनेगी। ओके, सो कर्व ये बन रही है, प्रेशर के साथ एक्सटेंट इंक्रीज हो रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्म। आइसोथर्म किसको बोला जाता है? जो आप एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे देख रहे हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर हम ग्राफ प्लॉट करें उस प्लॉट को हम बोलते हैं आइसोथर्म। ये क्या था आपके पास? एक्सटेंट वर्सेस टेम्परेचर था। ये जो ग्राफ प्लॉट किए गए हैं दोनों, ये एट कांस्टेंट प्रेशर किए गए हैं।
इनको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स, इसको हम बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एट कॉन्स्टेंट प्रेशर देखे गए हैं। अब अगर आप एट कॉन्स्टेंट अमाउंट देखो, एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन देखो, तो उस ग्राफ को हम बोलते हैं, मीन्स अगर आप पी वर्सेस टी ग्राफ देखो, पी वर्सेस टी ग्राफ देखो, उस ग्राफ को हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। ओके, क्या बोलते हैं? आइसोस्टर्स। सो आइसोस्टर्स क्या होते हैं? अगर आप कोई भी प्लॉट कर रहे हो, वो प्लॉट एट कॉन्स्टेंट अमाउंट कर रहे हो। ओके, यहाँ पे हम अमाउंट किसकी देखेंगे? एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन या फिर एट कॉन्स्टेंट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। अगर आप देखोगे पी वर्सेस टी का ग्राफ, तो वो आपके पास आएगा स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कैसे आया? जैसे देखो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होते हैं। ओके, सो पी आपके पास किसके इक्वल होता है? सी आर टी के। सी क्या है आपके पास? कॉन्सेंट्रेशन, मीन्स अमाउंट है। ये अमाउंट तो हमारे पास कॉन्स्टेंट ही है, सो मीन्स आपके पास जो पी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है। सो मीन्स पी वर्सेस टी ग्राफ क्या आएगा आपके पास? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, सो इसको हम बोलते हैं आइसोस्टर्स। आइसोस्टर क्या होता है? द प्लॉट विच इज प्लॉटेड एट कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ओके, सो अब हम देख रहे हैं फ्रीनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। हमने काफ़ी तीन एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म स्टडी करनी है। आज हम फ्रीनलिक करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लैंगमेयर करेंगे, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में हम बीईटी करेंगे। ओके, आज हम कर रहे हैं फ्रीनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। फ्रीनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, सबसे पहली जो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म थी वो थी फ्रीनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। अब फ्रीनलिक एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म क्या कहती है? जैसे हमने देखा कि जो आपका एक्सटेंट है वो कैसे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर पे, ऐसे डिपेंड कर रहा है। ओके, इस एक्सटेंट को फ्रीनलिक ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? एक्स अपॉन एम से। एक्स अपॉन एम को बोल दिया किसके प्रोपोर्शनल है? के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। ओके, के इसके इक्वल बोल दिया, एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। ये एक्स अपॉन एम का मीनिंग क्या है? एक्स क्या है आपके पास? एक्स है आपके पास मास ऑफ द एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब्ड बाय एम मास ऑफ द एब्जॉर्बेंट। इसका मीनिंग क्या है? एक्स मास ऑफ एब्जॉर्बेट एब्जॉर्ब्ड बाय एम मास ऑफ एब्जॉर्बेंट। ओके, एब्जॉर्बेंट के एम मास ने एब्जॉर्बेट का एक्स मास एब्जॉर्ब कर लिया। उसका जो प्रोपोर्शन है वो प्रेशर पे कैसे डिपेंड कर रहा है? के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। एंड जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। जो एन की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है। अब देखो एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर क्या होगा? जो एन की वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। जो एन की वैल्यू होती है एट लो प्रेशर वो 1 की इक्वल होती है। एन के बोथ आर कॉन्स्टेंट्स, एन एंड के बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। ओके, सो एट लो प्रेशर जो एन की वैल्यू होती है वो 1 की इक्वल होती है। मीन्स आपको लो प्रेशर पे क्या लगेगा कि जैसे एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, कि जैसे ही हम प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे ही एक्स अपॉन एम लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। आपको लो प्रेशर पे तो ऐसा लगेगा। एट हाई प्रेशर आपको क्या लगेगा? एट हाई प्रेशर, एट हाई प्रेशर जो आपके पास एन की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। सो एन की वैल्यू अगर आप इनफाइनाइट करोगे 1 अपॉन इनफाइनाइट मीन्स 0, मीन्स पी रेज टू पावर 0 मीन्स 1, मीन्स एक्स अपॉन एम पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एक्स अपॉन एम पी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। सो मीन्स एक्स अपॉन एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी रेज टू पावर 0, मीन्स कॉन्स्टेंट है। आप प्रेशर चाहे जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, एक्स अपॉन एम ने हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहना है। ओके, सो मीन्स आपके पास हाई प्रेशर पे जाके जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है, वो प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती। बट अगर आप मॉडरेट प्रेशर की बात करो तो मॉडरेट प्रेशर पे ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एम इज इक्वल टू के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। के पी रेज टू पावर 1 अपॉन एन। एन की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी होगी, 1 से ज़्यादा होगी ना एन की वैल्यू। सो मीन्स ये क्या है? कुछ पॉइंट्स में आएगा, पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी बट कुछ पॉइंट्स में होगी। मीन्स उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। मीन्स जैसे ही आप पी की वैल्यू इंक्रीज करोगे, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ एक्स अपॉन एम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। वो इंक्रीज तो होगा बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा जितना होना चाहिए, जितना स्टार्टिंग में हो रहा है उतना इंक्रीज नहीं होगा। उतना इंक्रीज क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1 अपॉन समथिंग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा। एन की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में आता जाएगा। ओके, सो मीन्स आपके प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हो बट उसकी पावर कितनी है? पॉइंट्स में है। तो एक्स अपॉन एम पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इंक्रीज तो होएगा बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होएगा। ओके, सो लो टेम्परेचर पे तो आपको बिल्कुल ही लीनियर ग्राफ आएगा। जैसा आप प्रेशर इंक्रीज करो, जितना प्रेशर इंक्रीज करोगे उतना ही एक्स अपॉन एम इंक्रीज हो रहा है, मीन्स लीनियर इंक्रीज हो रहा है। बट मॉडरेट प्रेशर पे क्या होगा? इंक्रीज तो होगा बट ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगा। एट हाई प्रेशर क्या होगा? बिल्कुल ही इंक्रीज होना बंद हो जाएगा। मीन्स एक्स अपॉन एम पी पे डिपेंड ही नहीं करेगा। मीन्स एक्स अपॉन एम इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, मीन्स एक्स अपॉन एम कॉन्स्टेंट हो जाएगा।
ओके सो यहाँ तक समझ में आया कि जो x अपॉन m है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k p रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन n, k एंड n बोथ आर कॉन्स्टेंट्स। सो अगर आप ग्राफ प्लॉट करो, अगर आप यहाँ पे log ले लो, log ऑफ x अपॉन m इज इक्वल टू log k प्लस 1 अपॉन n log p। अगर आप ग्राफ प्लॉट करो किस किस के बीच में, log ऑफ x अपॉन m वर्सेज log p, अगर आप ग्राफ प्लॉट करो तो ग्राफ कैसा आएगा, यस स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा जिसकी स्लोप क्या होगी, यस स्लोप क्या है इसकी 1 अपॉन n एंड इंटरसेप्ट क्या है आपके पास log k। मीन्स आप ग्राफ प्लॉट करके फ्रेंडलिक आइसोथर्म में इस किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, log ऑफ x अपॉन m एंड log p। आपको कॉन्स्टेंट्स पता लग जाएंगे, आपको k की वैल्यू एंड n की वैल्यू पता चल जाएगी। अगर स्लोप पता चल गई मीन्स n की वैल्यू पता चल गई, अगर इंटरसेप्ट पता चल गया मीन्स k की वैल्यू पता चल गई। ओके सो मीन्स आप log ऑफ x अपॉन m वर्सेज log p में ग्राफ प्लॉट करते हो तो आपको कॉन्स्टेंट्स पता चल जाएंगे जो भी हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में यूज़ कर रहे हैं। ओके सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया ना, फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो भी इसके बेस पे क्वेश्चंस आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो भी मैंने करवाया थ्योरेटिकल पार्ट में से ही क्वेश्चंस आते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह या फिर कोई भी मीन्स उल्टा सीधा कोई क्वेश्चन नहीं आता। जितना मैंने करवाया सिर्फ और अगर क्वेश्चन आता है तो सिर्फ और सिर्फ इसी में से आएगा। ओके सो प्लीज़ वीडियो को अच्छे से देखा करो एंड साथ में नोट डाउन भी किया करो, साथ में नोट्स भी बनाया करो तो ज़्यादा फायदा होगा। ओके सो अगर हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की लिमिटेशंस की बात करें, अगर हम फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में लिमिटेशंस की बात करें तो क्या क्या लिमिटेशंस हैं। पहली बात, इसका कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, इसका कोई भी आपके पास प्रूफ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दे दी फ्रेंडलिक ने कि x अपॉन m इज इक्वल टू k p रेज़्ड टू पावर 1 अपॉन n होता है, इसका कोई भी प्रूफ नहीं है। ओके सो नो मैथमेटिकल प्रूफ आप लिख सकते हो, नो मैथमेटिकल प्रूफ, कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है। नेक्स्ट आप लिख सकते हो कि ये जो आपके पास फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है ये एक सर्टेन प्रेशर के लिए ही वैलिड है, ये एक सर्टेन प्रेशर के लिए ही वैलिड है, सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर के लिए वैलिड है, बिकॉज एट पर्टिकुलर प्रेशर जो x अपॉन m है वो कॉन्स्टेंट हो जाता है। कुछ पर्टिकुलर रेंज के लिए ही, कुछ पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर के लिए ही ये वैलिड है। ओके आप यहाँ पे लिख सकते हो वैलिड फॉर पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर, पर्टिकुलर रेंज ऑफ प्रेशर। ओके नेक्स्ट क्या लिमिटेशन है कि ये जो k एंड n है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, मीन्स टेम्परेचर चेंज करने के साथ जो k एंड n कॉन्स्टेंट्स हैं वो भी चेंज होते हैं। ओके सो थर्ड पॉइंट क्या हो गया, k एंड n आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। सो ये आपके पास इसकी लिमिटेशंस हैं। इसके बाद आती है लैंगमिड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके सो हम इसी को ही रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्या क्या किया, एडजॉर्प्शन एडजॉर्बेट के बारे में हमने देखा। ओके एंड यस एक बात, ओकल्शन क्या होता है, यस ओकल्शन, व्हाट इज ओकल्शन, ओकल्शन क्या होता है, ओकल्शन होता है कि एडजॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, अगर मेटल के सरफेस के ऊपर गैसेज की एडजॉर्प्शन हो रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओकल्शन। ओके कई बार कुछ आ जाता है डेफिनेशन वगैरह, ओकल्शन क्या होता है, तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। ओके फिर हमने टेम्परेचर का इफेक्ट देखा, प्रेशर का इफेक्ट देखा, टेम्परेचर का इफेक्ट फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन दोनों में अलग अलग होते हैं, वो हमने देखा ही था क्यों होते हैं। हमने रीजन ऑफ एडजॉर्प्शन देखा कि एडजॉर्प्शन क्यों हो रहा है। ओके सो नेक्स्ट हमने किया था फ्रेंडलिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड मैक्सिमम शेयर कीजिए। थैंक यू।